Hi everyone, welcome to my YouTube channel Master Business Studies. So this would be the very first video of mine, and if you are in class 11 and you are preparing for the business studies, so you are here at the right place. In this channel we will cover every chapter in the simple way with the help of notes. So today's first chapter will be for the class 11, first chapter, which is business, trade and commerce. So our whole video would be in the bilingual languages, so it would be easy for everybody. First is the index portion. In this particular video, we will cover all these topics. फर्स्ट है बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो बिजनेस का ही मीनिंग देख लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है. हम हिंदी में बिजनेस को व्यापार बोलते हैं, बट एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसको पढ़ते हैं. देखिए, बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर आपको गुड्स और सर्विसेज देखने को मिलते हैं. जब ये गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स और एक्सचेंज के साथ में डील करते हैं तो इसी को हम कहते हैं बिजनेस. यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना इस काम का, वो ये होता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है और अपने कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है. एक्टिविटीज जैसे कि प्रोड्यूसिंग, बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं. देखिए, प्रोडक्शन का ये मतलब होता है कि जहां पर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं. जब आप किसी चीज को खरीद रहे हैं तो वो परचेस हो गया. मान लीजिए कि अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर किसी चीज को बेच रहे हैं तो वो सेल्स हो गया. और वैसे ही एक एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं. आपका फ्रेंड है, वो आपको कह रहा है कि ही वांट्स योर क्लोथ्स, ठीक है, और आपको आपके फ्रेंड से उसके शूज चाहिए. तो यहाँ पर आप दोनों ने क्या करा, गुड्स का एक्सचेंज कर लिया बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, मनी के इन्वॉल्वमेंट के. तो इसी को हम एक्सचेंज कहते हैं. जब गुड्स और सर्विसेज ये प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, एक्सचेंज से डील करती हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, तो इसी को हम बिजनेस कहते हैं. साथ में वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को भी सेटिस्फाई करने में हेल्प करती हैं. मेन पर्पस क्या होता है बिजनेस का, कि वो प्रॉफिट अर्न करें. बिजनेस आप क्यों करते हैं, क्यों चलाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना होता है. एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं उनको आपको रेगुलरली और कंटिन्यूअसली कैरी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रांजेक्शन किया और उससे आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया और आप कह रहे हैं कि आपने बिजनेस किया है. नो, business activities must be carried out regularly. The transactions have to be done regularly. Then only it would be called as a business. हम क्लासेस में जैसे कि हम 10th में हैं, 11th में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो बुक्स होती हैं हम हमारे जूनियर्स को दे देते हैं. और फिर जब हमको उससे प्रॉफिट रिसीव होता है या बेसिकली जो भी हमको मनी मिलता है, तो हम उसको एक बिजनेस की तरह काउंट करते हैं. बट क्या वो एक्चुअल में बिजनेस है? नहीं है, क्योंकि वो आपने सिर्फ एक बार किया. और जो बिजनेस होता है उसको आपको रेगुलरली करना पड़ता है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस. अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो बिजनेस के अंदर ये जो एक्टिविटी होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखिए, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहाँ पर आप ऐसे काम करते हो जहां से आपको इनकम या मनी मिल सके. जैसे कि आपने कुछ चीज को प्रोड्यूस किया, तो क्यों प्रोड्यूस किया? ताकि आप उसको कस्टमर्स तक या कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें. आप अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको वहां से पैसे चाहिए, इसीलिए आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. या गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी आपका मोटिव क्या है? ताकि आप इनकम अर्न कर सकें या मनी अर्न कर सकें. बेसिकली आप जब भी कोई एक्टिविटी प्रॉफिट अर्निंग के लिए या मनी या इनकम कमाने के लिए करते हैं तो उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. और यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न इनकम एंड मेक अ प्रॉफिट. वैसे ही अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पर आपका इंटेंशन होता है, जस्ट अ सेकेंड,
जहां पर आपका इंटेंशन प्रॉफिट या मनी कमाने का नहीं होता है। यहाँ पर आप फ्री में काम करना चाहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या काम है जो कोई लोग फ्री में करेंगे। तो फ्री में काम करने का आपका जो रीजन होता है वो ये होता है कि आपको अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए। या तो आपको उस काम को करने में खुशी मिलती है, या फिर आउट ऑफ लव या अफेक्शन आपको किसी से कोई कनेक्शन है, या आपको सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी है, या किसी रिलीजियस ड्यूटी के कारण अगर आप वो काम को करना चाहते हैं, तब वो आप काम फ्री में करते हैं। आओ इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मदर है, वो हमारे लिए जब खाना बनाती हैं, तो क्या वो हमसे पैसे की डिमांड रखती हैं? नहीं, है ना? बिकॉज़ शी लव्स अस, इसीलिए वो हमारे लिए खाना बनाती हैं। आपका कोई एक फ्रेंड है जो आपसे पढ़ना चाहता है, तो क्या आप उससे पेमेंट लेंगे? ऑब्वियसली नहीं। व्हाई? बिकॉज़ यू हैव अ कनेक्शन। आप एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, आप दोस्त हैं। सो यही होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेयर जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर पर्सनल सैटिस्फैक्शन, लव, अफेक्शन और द सोशल सर्विस, यू डोंट डिमांड फॉर मनी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी थी कि जहाँ पर बात थी पैसे या इनकम अर्न करने की, प्रॉफिट अर्न करने की, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। शॉपकीपर है, गुड्स सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट अर्न करना है। वैसे ही जो डॉक्टर हैं, वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो फीस अर्न कर सकें। तो जब आपका मोटिव प्रॉफिट, इनकम, अर्निंग होता है, तो उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है नेचर, और नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, ये सारी सेम चीजें हैं। और यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जैसे ही मैं वर्ड ले रही हूँ, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जैसे ही मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला, तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बतानी होती हैं। तो हमने पहले ही देख लिया है कि भाई ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एक इनकम ओरिएंटेड होती है, जहां पर आपका एम क्या होता है? अर्न मनी और लाइवलीहुड, जिससे आप अपना घर बार चला सको या फिर जीवन जी सको। ठीक है, तो पैसे उसी के लिए चाहिए होते हैं आपको। तो आपका एम क्या होता है? अर्निंग मनी। सेकंड है लीगल एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब लीगल एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आप फ्रॉड कर रहे हो और वहां से पैसे कमा रहे हो इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू, और आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं। नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होंगी जहां पर आप लीगल काम कर रहे हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बोल रहा है इन्वॉल्व्स ह्यूमन एफर्ट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसके अंदर आप जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका फिजिकल और मेंटल एफर्ट देखते हैं। ठीक है, वो अपना मेंटल एफर्ट मतलब जहां पर वो उनका माइंड यूज कर रहे हैं, और वैसे ही फिजिकली जब वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं और इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्रिएट्स यूटिलिटी। इट एड्स वैल्यू बाय प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यहाँ पर क्या होता है कि गुड्स और सर्विस आप प्रोवाइड करके ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हो, और इसी तरीके से वैल्यू ऐड होती है। वो चीजों को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो। फिर है कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस इन नेचर का ये मतलब है कि जहां पर आप काम को रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो। यही हमने डेफिनेशन में भी देखा था बिजनेस की, कि यहाँ पर आपको काम को रेगुलरली करना है और कंटिन्यूअसली करना है। वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी है कि यहाँ पर आप कामों को कंटिन्यूअसली करते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ी, ये बेसिकली तीन टाइप्स की होती है। मतलब आप इस काम को तीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, या ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका जो एम होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो आप तीन तरीकों से अर्न कर सकते हो। सबसे पहले हम प्रोफेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जहां पर आपको स्पेशलाइज सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सको और आपको प्रोफेशनल फीस मिल सके।
प्रोफेशन इज गवर्न बाय अ प्रोफेशनल बॉडी। ये जो प्रोफेशन होता है ये एक प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू गवर्न किया जाता है। एक बॉडी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो इन प्रोफेशन, जो भी लोग प्रोफेशन के अंदर हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए हैं, इनको वो गवर्न करती कि किस तरीके से उनको काम करना है। और ये जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, या सॉरी जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं या जो काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, इनको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो टर्म्स हैं ये हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में समझेंगे। देखिए, ये डेफिनेशन को मैंने कीवर्ड्स में भी लिखा है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर लोगों को अपने फील्ड के बारे में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं, फिर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको प्रोफेशनल फीस मिल सके। और इस काम को करते हुए उनको कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो एक प्रोफेशनल बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, तो यही होता है प्रोफेशन। इसके अलग-अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, लॉयर हो गए, आर्किटेक्ट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब प्रोफेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोफेशन का, सबसे पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन जो होता है उसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात की जाती है, जहां पर लोगों के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है और एक्सपर्टीज होती है पर्टिकुलर फील्ड में। जिस भी फील्ड के अंदर वो काम कर रहे हैं या उनकी डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके अंदर उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द फॉर्मल एजुकेशन, जहां पर आप मतलब फॉर्मली ऑफिशियली एजुकेटेड होते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, तभी जाकर आपको चीजों का एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलता है और तभी आप एक्सपर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है फॉर्मल क्वालिफिकेशन। फॉर्मल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको रिकॉग्नाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर डिग्री की बात की जा रही है। अगर आपको किसी प्रोफेशन के अंदर एंटर करना है तो आपके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास डिग्री, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप प्रोफेशन के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मतलब कामों को नहीं कर सकते हैं परफॉर्म। डिग्री मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे कि अगर किसी को टीचर बनना है तो उनको बीएड करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो उनको एमबीए बीबीए करना पड़ेगा। सो दिस ऑल आर द क्वालिफिकेशन। या फिर अगर आप एजुकेशन मतलब किसी भी चीज के लिए अगर क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपको 10th और 12th ये कंपलसरी करनी पड़ती है। इन्हीं चीजों को कहते हैं हम क्वालिफिकेशंस। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो होता है, यहाँ पर आपको आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स की बात की जाती है। कुछ भी हो, जैसे कि एमबीए है, बीबीए है, बीएड है, या फिर जो भी दूसरे कोर्सेज होते हैं, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, यहाँ पर सब दूर आपको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने के लिए बोला जाता है। तो इसका क्या मोटिव होता है, ताकि आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकें। उसका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करें और रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप ले सकें, और इसी तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज रहेगा। एक होता है मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। देखिए, ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, यहाँ पर हमने डेफिनेशन में भी देखा था, यहाँ पर हमने बात की थी कि प्रोफेशनल बॉडी के अंदर काम करते हैं, ठीक है, अंडर काम करते हैं। तो ये क्या है, ओके, तो ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन या स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसके अंडर ये लोग काम करते हैं, जैसे कि सीए है या फिर लॉयर्स हैं। तो जो सीए होते हैं वो आईसीएआई के अंडर काम करते हैं, यही होती है प्रोफेशनल बॉडी। आईसीएआई ये होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती है जो स्टैंडर्ड सेट करती है सीए के लिए, कि किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या रूल्स उनको फॉलो करने हैं। तो बेसिकली ये काम होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन का। वैसे ही बार काउंसिल्स किन के लिए होती है, लॉयर्स के लिए, जो इनके लिए रूल सेट करती है। और वैसे ही डॉक्टर्स के लिए होती है एनएमसी। अब कोड ऑफ एथिक्स मैंने कहा था कि अपन बाद में बात करेंगे, तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ये ऐसे मॉरल वैल्यूज होते हैं जो प्रोफेशनल बॉडीज को फॉलो करना पड़ता है।
प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, टीचर है, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। जब भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें विशेषकर, कि जैसे कि ऑनेस्टी उनको मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, फेयरनेस, ये सारी चीज़ों को उनको प्रमोट करना है, इसका ध्यान रखना है। जैसे एक टीचर है, तो टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे स्टूडेंट से फेयरली बात करे। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स हैं उनसे अलग बात और किसी बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, सबसे आपको इक्वल ट्रीटमेंट रखना है। ठीक है? अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। हम्म एम्प्लॉयमेंट जो होता है, ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पर आप किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम करते हैं, ठीक है, या फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, और बदले में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर सैलरी या वेजेस मिलते हैं रिटर्न में फॉर द सर्विसेज रेंडर। आपने जो भी सर्विसेज आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले में आपको यहाँ पर सैलरी और वेजेस प्रोवाइड की जाती है। अब मेन यहाँ पर ये पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट यानी ऐसा ऑक्यूपेशन जहां पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के अंडर काम कर रहे हैं। मैंने कीवर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया है, जैसे कि जो एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉय को रखता है, उनको सैलरी और वेजेस देता है, और ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको हम देखेंगे क्या होता है फीचर्स में। और फिर इनको फिक्स्ड इनकम मिलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। और ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो कौन है, एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर वो पर्सन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को काम प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही एक और एग्जांपल है, अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, बैंक मैनेजर वर्किंग इन अ बैंक। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है। ये एक लीगल रिलेशन होता है, जहां पर ये जो एम्प्लॉयर होता है, ये एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस और पॉलिसीज बताता है ऑर्गेनाइजेशन की, और एक्सपेक्ट करता है कि वो इसी तरीके से काम करें। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फिक्स रेम्यूनरेशन। यहाँ पर जो एम्प्लॉय पर्सन है, जिसको काम दिया गया है, जो काम कर रहा है, उसको एक फिक्स सैलरी या वेजेस रिसीव होते हैं रेगुलर इंटरवल पे। द इनकम इज जनरली नॉट अफेक्टेड बाय अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इस सेंटेंस का ये मतलब है कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उससे इस एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है। मतलब उसके वेजेस पे या सैलरी पे इसका कोई असर नहीं दिखेगा, बिकॉज उसको वादा किया गया है कि उसको फिक्स सैलरी या वेजेस मिलेंगे। सो thus he is not affected by the profit or loss of the business. Third is the contract of employment. ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, जो स्पेसिफाई करता है कि एक एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज हैं, क्या सैलरी है, क्या वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, लीव्स और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके बेसिस पे इसको सारा काम परफॉर्म करना पड़ता है। जो फोर्थ पॉइंट है, लिमिटेड रिस्क। यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय होता है, इसको बहुत ही कम रिस्क या ना के बराबर रिस्क देखने को मिलता है। Why? Because he is paid a fixed salary. No matter what the business is facing, either business is earning profit or incurring loss, he has no uh, effect of this. The employer is responsible for the profit, losses and liabilities of the business. ये जो employer होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, लॉसेस हो रहे हैं या नहीं, मतलब लॉसेस नहीं हो रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। Services under supervision. Employees perform their duties under the supervisions and control of the employer. यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉय के ऊपर सुपरविजन और कंट्रोल रखता है, और एक्सपेक्ट करता है कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करे और उसी तरीके से काम करे और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे। वैसे ही जो सिक्स्थ पॉइंट है वो कह रहा है स्पेशलाइज स्किल्स। देखिए, अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन आ सकता है। यहाँ पे लिखा है कि सम जॉब्स रिक्वायर स्पेशल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल नॉलेज एंड प्रोफेशनल स्किल्स। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी यही लिखा है, और वैसा ही हमने प्रोफेशन में भी देखा था। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम विशेषकर बात करते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन होते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के अंडर काम करते हैं। बट प्रोफेशन के अंदर भी वही होता है। अगर टीचर है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं। तो इनके अंदर एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, वो सिर्फ यही है
कि एक एग्जाम्पल है टीचर का। टीचर जो है वो प्रोफेशन है, बट अगर टीचर किसी XYZ स्कूल के अंडर काम कर रही हैं तो वो एक एम्प्लॉयमेंट हो गया। मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी है वेर एज वो एक प्रोफेशन भी है। ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कई स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसको मैंने थोड़ा सा लेंदी लिया है बिकॉज बिजनेस ही हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर आप इनकम या प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से काम करते हो, और साथ में ही लोगों का लोग जितने भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। जैसे कि बेकरी है, अगर वो ब्रेड प्रिपेयर कर रही है, केक सेल कर रही है, तो वो प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, और प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। बिजनेस जो होता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट दोनों को ही इन्वॉल्व करता है। जो प्रोडक्शन होता है उसका ये मतलब होता है कि जहां पर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स को खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हो। और प्रोक्योरमेंट वर्ड का ये मतलब होता है कि जहां पर आप किसी दूसरे पर्सन से उसको खरीद के अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट इंश्योर्स द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, यहाँ पर ये होता है कि आप यहाँ पर कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, और इसी तरीके से आप कस्टमर्स की डिमांड को भी फुलफिल करते हैं। एग्जाम्पल है, फर्नीचर शॉप परचेसेस टेबल्स एंड चेयर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब आप बता सकते हो कि काय का एग्जाम्पल है, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो कहीं और से परचेस करता है टेबल्स और चेयर्स और फिर उसके कस्टमर्स को सेल करता है। फोर्थ पॉइंट है डील्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर आप एक्सचेंज देखते हो, किसका? गुड्स और सर्विसेज का। और किस एम से देखते हो? क्योंकि आपको ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए करना होता है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। अगर कोई सेल या एक्सचेंज नहीं होगी तो ये एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इससे आप फिर प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पाओगे। सेल का मतलब ये होता है कि जहां पर आप किसी गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हो। जैसे कि मान लो आप एक शॉपकीपर हो और बुक को सेल कर रहे हो। आपने जैसे ही पैसे रिसीव किए तो जो बुक आपने बेची है उसकी ओनरशिप किसको मिल जाती है? टू द पर्सन हु गिव्स यू द मनी। एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम, जहां पर आप गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज के बदले सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। जैसे कि मान लो ओल्ड न्यूज़पेपर के बदले आप किसी से यूटेंसिल्स ले रहे हो, बर्तन ले रहे हो। वैसे ही राइस किसी को देके आप अपने लिए वीट ले रहे हो। तो जब इन सारी चीजों के अंदर आप एक्सचेंज देखते हो तो इसी को हम बिजनेस एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के। एक है रेगुलरिटी इन डीलिंग। बिजनेस जो होता है वो रेगुलर और कंटिन्यूअस सेल में इन्वॉल्व रहता है। मतलब जहां पर आपको डेली गुड्स एंड सर्विसेज का कंटिन्यूअस सेल करना है या फिर परचेस करना है, तो यही होगा आपका बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने किसी चीज को सेल किया और वो बिजनेस हो जाएगा। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था ये। ट्रांजेक्शन मस्ट टेक प्लेस रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जहां पर आप रेगुलर डीलिंग करते हैं ये बिजनेस की एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर एक वन टाइम ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जैसे कि आपने ओल्ड बाइसिकल बेच दी और फर्नीचर या फिर फर्नीचर बेचा और आप उसको बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर करें, तो दिस इज नॉट द बिजनेस एक्टिविटी। फिर है ग्रोसरी शॉप सेलिंग गुड्स एवरी डे इन अ बिजनेस बिकॉज द ट्रांजेक्शन्स आर रेगुलर। अब ग्रोसरी शॉप्स जो होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स जो होती हैं, यहाँ पर आप क्या देखते हैं? डेली सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स। तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी है बिकॉज दे आर डेली इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। नाउ इज द वेरी मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द business or the characteristics of the business, which is the profit motive. So every business is run to make the profit, and it is written here that profit is the reward for the risk. आप जितने रिस्क लोगे बिजनेस के लिए वो आपको उतने प्रॉफिट्स रिवॉर्ड में देगा, और यही प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस की ग्रोथ और उसकी कंटिन्यूटी के लिए हेल्प करता है। एक्टिविटीज जो ऐसे इंटेंशन से कैरी की जाती है जहां पर आपको पैसा नहीं कमाना है या प्रॉफिट नहीं जनरेट करना है, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटीज में में इन्वॉल्व नहीं करेंगे।
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जहां पर आप रिटर्न्स को लेकर सर्टन नहीं है। द रिटर्न और द प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इज अनसर्टेन एंड कैन नॉट बी गारंटीड। देखो, एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस हो सकता है कि आप किसी चीज का अनुमान निकाल सके, कहते हैं कि 60% हो सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है, बट फिर भी आप चीज को लेकर सर्टन नहीं हो, गारंटीड नहीं हो। इसीलिए इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जहां पर आपको रिटर्न का कुछ भरोसा नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिटर्न का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट के साथ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा या नहीं, प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। तो जो बिजनेस होता है वो हाई प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकता है, देखो, या फिर उसको लो प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उसको लॉस ही हो जाए पूरे पूरे। तो ये जो चीजें हैं ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि क्या मार्केट में डिमांड है, कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट का, कॉस्ट और मार्केट की क्या कंडीशंस है, उसके ऊपर ये रिस्क डिपेंड करता है। जैसे कि मोबाइल फोन डीलर जो होता है वो एक्सपेक्ट करता है क्या, कि फेस्टिवल के टाइम उसको ज्यादा से ज्यादा सेल होगी, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे कई सारे ऑफर मिलते हैं, हम नई चीज परचेस करते हैं। बट अगर सेल्स लोअर हो गई, तो उसके एक्सपेक्टेशन से कम अगर सेल्स हुई, तो हो सकता है कि जो डीलर है उसको लॉस हो जाए, या फिर कम से कम प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर वो अनसर्टन है कि उसको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो लास्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। हर बिजनेस के अंदर आपको रिस्क देखने को मिलेगा। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। हमने पहले ही बात कर ली कि फ्यूचर यहाँ पर सर्टन नहीं होता है, गारंटीड नहीं होता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद द सर्टेनिटी। यहाँ पर आप सर्टेनिटी के साथ किसी भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि हमको तो प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं आप बोल सकते हो। ठीक है। रिस्क में अराइज ड्यू टू द चेंजेस इन द कस्टमर डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेचुरल डिजास्टर्स एंड अनफोर्सीन इवेंट्स। तो बेसिकली देखो, कई सारी ऐसी चीज होती है, कस्टमर का डिमांड ही चेंज हो जाए, आपने किसी चीज की शॉप डाली और पता लग रहा है कि वो चीज तो अब बंद हो गई, ट्रेंड से बाहर हो गई और कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, तो आपको लॉस होगा ना। वैसे ही अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं बार बार, तो वो भी बिजनेस के ऊपर बहुत अफेक्ट डालती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे कि नेचुरल कलामिटीज, जैसे फ्लड आ गए, ठीक है, तो फ्लड आने से बहुत सारा आपका नुकसान हो जाता है, तो आपको यहाँ पर भी लॉस हो सकते हैं। तो बिजनेस का जो सक्सेस है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स अगर ज्यादा चेंज नहीं होंगे तो आपको रिस्क नहीं होगा, बट अगर ये चेंज होंगे तो हो सकता है कि आपको रिस्क देखने को मिले। जैसे कि शॉपकीपर ने क्या सोचा कि अम्ब्रेला खरीद लेता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ज्यादा हैवी रेनफॉल हो सकती है, बट हुई नहीं। तो उस केस में क्या हुआ, अम्ब्रेला जो है उसके बिके ही नहीं, सेल नहीं हो पाए, तो उसको लॉस हो गया। सो दिस शोज दैट रिस्क इज अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, और इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने ये वाले कॉन्सेप्ट्स कवर करें। अब आगे की क्लास में मैं और यूजफुल वीडियोस लेकर आऊंगी, इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। एंड आई होप कि इन क्लासेस ने आपको हेल्प किया होगा। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, so you don't miss the upcoming chapters. So thank you so much for watching and I will see you in the next lecture. Bye.